अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस को देख रहे हैं और अपना बहुत प्यार भी जेके बोस फाउंडेशन को दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और हम अपनी ओर से और अपनी सारी टीम की हेल्प से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है, जितनी भी हमारी कैपेबिलिटी है, हम आप तक पहुँचाएँ। और अब आपका एक फर्ज बनता है कि आप चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा भी मिल सके। उसी सिलसिले का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स किए गए थे, वो वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। और इस ग्रामर पार्ट में, इस वीडियो में बेसिकली हम क्लास 10th का उर्दू ग्रामर का वन शॉट सीरीज में आपको एक वन शॉट वीडियो देने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लगभग 20 से 25 से 28 मार्क्स तक को कवर करेगा। मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बड़े आराम से बैठ जाएं, चीज़ों को बड़े गौर और फिक्र से देखें और पढ़ने की नज़र से बैठें, ताकि आपको जब भी किसी भी चीज़ के बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो अच्छे से साथ साथ में क्लियर हो। मैं आपको बता दूं कि ये वाला पार्ट जो है हम ऑलरेडी चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे आके कमेंट करते हैं, लेकिन उसके लिए हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं। चाहे हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 3, 4 जो आपके ग्रामर पोर्शन में है, उनके लिए हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। लेकिन ये जो वन शॉट आज हम लेकर आए हैं, इसमें मैंने कोशिश करी है कि बेसिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके लास्ट ईयर के पेपर्स में, लास्ट 4 या 5 साल के पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ग्रामर पोर्शन से, उनके ऊपर आप डिस्कशन कर सकें और उनके ऊपर आज के इस लेक्चर में हम एग्जैक्टली बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस स्पेशल लेक्चर की। और ध्यान में रखिए कि ये है आपकी क्लास 10th उर्दू का ग्रामर सेक्शन, जो कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। आप यहां पे अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत प्यार से देखिए। यहां पे पहला क्वेश्चन जो है, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल करना और जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना ताकि उसकी तज़कीर व तानीस वाज़िया हो जाए। दूसरी बात, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल करना ताकि वो वाहिद और जमा जो है उसका हमें पता चल पाए कि वाहिद है लफ्ज़ या जमा है। देखिए, इसके आपको मिलते हैं बहुत ही सस्ते वाले और आसान से, जिसे हम कहेंगे कितने मार्क्स, ध्यान रखिएगा 5 मार्क्स। देखिए, यह है आपका पहला एक्सट्रैक्ट। उसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, हरूफ की तारीफें और मिसालें, 4 नंबरात, मतलब जिसे हम कहते हैं कि ये मार्क्स जो हैं बहुत आसान है करने, बहुत सिंपल है करने। सिर्फ आपको वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है और वीडियो को बहुत संजीदगी से समझने की कोशिश करनी है। तो यहां पे आप एक चीज को समझेंगे। यहां पे दूसरा है हमारे पास मुहावरात, 2 नंबरात का क्वेश्चन आता है। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत आसान है। और जितने मुहावरे मैं आज यहां डिस्कस करूंगा वही आपको ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा। तरकीब नहवी 4 नंबरात की, यहां पे हम एग्जैक्टली कुछ एग्जाम्पल्स मैंने तरकीब नहवी की ले रखी हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि तरकीबी नहवी को अगर जड़ से सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड वीडियो जो है तरकीब नहवी का, वो आप जरूर देखें। यहां पे मैं कुछ चीजें आपको और तरकीब नहवी में बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो सकें। उसके बाद ये 2 नंबरात जो हैं, देखिए 6 और 8, 14 मार्क्स हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। 14 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है। जहां अगर आपका एग्जैक्टली 36 पास है तो उसमें 14 इट मीन्स दैट कि ये 1/3 ऑफ दैट कवर करता है। तो आप अगर यही 2 अच्छे से कर लेते हैं तो इसमें भी आपको अच्छे खासे मार्क्स जो है वो मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला देखिए, हमें पता है कि जब भी हम अल्फाज की तज़कीर व तानीस करते हैं, बेसिक मीनिंग क्या होगी सर इसकी? मीनिंग समझिए बात को। हमें पता है, आपको मैं सिंपल मीनिंग से टॉपिक के साथ कनेक्ट करता हूं। ध्यान रखिएगा, जिस बच्चे ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप देखिए आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। जैसे मैंने यहां एक लफ्ज लिखा मर्द, ठीक है, लफ्ज लिखा मैंने मर्द। इसका अपोजिट हमेशा से आप ध्यान रखेंगे क्या आता है? औरत, ठीक है। यहां से आपने देखा कि ये मर्द और औरत, इसका अपोजिट डिफाइन है, अपोजिट बेसिकली डिफाइन है, क्योंकि ये जो है ये दोनों जानदार चीजें हैं। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से,
दोनों जानदार चीजें हैं, लिविंग थिंग्स हैं। और ध्यान रखिएगा तज़कीर और तानीस का एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है, ठीक है, तज़कीर कहा जाता है आपके मुज़क्कर को और तानीस जो है ये आपकी मौनस कहलाती है, मौनस कहलाती है। इसमें आप एग्जैक्टली इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ में आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की कि तज़कीर और तानीस जो है हमारे पास ये बेसिकली होती है दो किस्म की। कितनी होती है? दो किस्म की। यानी कि हम जब किसी भी हरूफ को मुज़क्कर कहते हैं या किसी भी हरूफ को मौनस कहते हैं तो उसमें हमें दो चीज़ों के बारे में अच्छा पता होना चाहिए कि एक्चुअली जो चीज़ें हैं जो हमारे पास जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं क्या वो गैर हकीकी हैं और या हकीकी है। अब बात समझिए, आप बोलोगे सर क्या गैर हकीकी और क्या हकीकी की बात करिए सर, ये कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, लेकिन ये बहुत आसान है बेटा समझना। याद रखना हकीकी अस्मा में जो इनकी तज़कीर होती है ये इसमें जानदार चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा अगर यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मुर्गा, ठीक है, इसका अपोजिट क्या आता है? मुर्गी, ठीक है। अब आपको एक चीज़ तो समझ आ गई, सर जानदार अगर वो नर है जिसे हम मेल कहते हैं, ध्यान रखना अगर नर को एग्जैक्टली मेल कहा जाता है और जो इसका मादा होता है इसे हम फीमेल कहते हैं। अगर आपके पास जानदार चीज़ें हैं उसका नर मादा आपको करना है, बहुत सिंपल है। बहुत सारे जानदार चीज़ें हमें पता भी हैं, हमारे पास गाय बैल हमें ये पता है, इस तरह से बकरी बकरा घोड़ा घोड़ी ये चीज़ें तो हमें पता है ना। तज़कीर और तानीस जब हम यहाँ पे करते हैं हकीकी चीज़ों की, हकीकी क्या होती हैं अब इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा हकीकी तज़कीर और तानीस क्या होती है। हकीकी अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, चलिए डेफिनेशन पे आते हैं, जिसमें नर के मुकाबले में मादा और मादा के मुकाबले में नर मौजूद हो। बहुत सिंपल है, यानी कि फीमेल का आपके पास मेल मौजूद है और मेल का आपके पास फीमेल मौजूद है, तो आप सिंपली मेल को फीमेल कहेंगे, फीमेल को मेल, फीमेल का अपोजिट में मेल कहेंगे और मेल के अपोजिट में फीमेल कहेंगे। बात तो क्लियर हो जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जिनका मेल फीमेल डिसाइड ही नहीं कर सकते, जिनका मेल फीमेल हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्या सर ऐसी चीज़ों का किस तरह से हम कहें उसको कि मौनस है या मुज़क्कर है? एग्जाम में ज़्यादातर जो अल्फाज पूछे जाते हैं इसमें आप ध्यान रखिएगा वो गैर हकीकी से पूछे जाते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजिंग तो वही होते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मर्द को इस्तेमाल करो एज मर्द पे एक ऐसा जुमला बनाओ कि ये इससे मुझे पता चले कि मर्द एक्चुअली मुज़क्कर है, तो आप कहोगे सर मर्द दौड़ रहा है, एक मर्द दौड़ रहा है, ठीक है, तो इससे तो क्लियर हो गया ना, दौड़ रहा से क्लियर हो रहा है। अगर औरत के बारे में हम बात करते हैं तो औरत दौड़ रही है। देखिए डिफरेंस यहीं से क्रिएट हो गई। आप सिंपल में जैसे हम आपस में जब बातें कर रहे होते हैं, जब हम आपस में बातें कर रहे होते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब मैं अपनी बात करूं, ठीक है, जैसे मैं कहूंगा मैं आज स्कूल गया था, अगर मेरी जगह कोई मैम बात करेगी तो वो क्या कहेगी? मैं आज स्कूल गई थी, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट कि मेल है और उसका अपोजिट में हमारे पास एक फीमेल है, और फीमेल के लिए हम उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे उसका फीमेल होना जाहिर होता है, और इस तरह से मेल के लिए हम वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे उसका मेल होना सादिर होता है, ठीक है। चलिए अब अगर यहां पे हम बात करें, देखें जानदारों में क्योंकि कुदरती तौर पर नर और मादा का फर्क मौजूद होता है, जिसके ऊपर मैं अभी तक इतनी डिटेल में बात कर रहा हूं कि हमारे पास नर मादा, मादा नर, ये तो जनरली जो चीजें हैं तो ये तो हमारे पास एग्जैक्टली मौजूद हैं, और इसके लिए इसलिए इनकी जो भी तज़कीर व तानीस होगी वो बेसिकली हकीकी कहलाती है, ठीक है। तो ये हकीकी तज़कीर व तानीस क्या होती है? जनरली जानदार चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, उनके नर मादा हमें क्लियर है। अगर नर पता है तो नर के हिसाब से आप जुमला बनाएंगे, और अगर हमें फीमेल पता है तो फीमेल के हिसाब से हम जुमला बनाएंगे। आई होप की बात क्लियर। अब इसी पे गैर हकीकी से आने से पहले हम बात करेंगे कि हकीकी तज़कीर व तानीस में क्या क्या चीज़ें होती है। ध्यान रखना अब यहां पे तज़कीर बनाने के असूल, देखिए दो असूल हैं हमारे पास। उसके बाद ध्यान रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास। देखिए अगर हम तज़कीर, यानी कि अभी तक हम मुज़क्कर की बात कर रहे थे, मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे ही हम मुज़क्कर की बात करते हैं तो उसमें दो किस्म आते हैं हमारे पास। एक है
हकीकी तज़कीर व तानीस और दूसरी है गैर हकीकी तज़कीर व तानीस। अब बात करते हैं गैर हकीकी तज़कीर व तानीस पे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? गैर हकीकी अस्मा की तज़कीर व तानीस। ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। गैर हकीकी अस्मा की तज़कीर व तानीस, पहले थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, ताकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान रखिए, बेजान अशिया यानी कि बेजान चीजें जो होती है हमारे पास, उनकी तज़कीर व तानीस जो होती है वो गैर हकीकी अस्मा की तज़कीर व तानीस कहलाती है। यानी कि जो बेजान चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स में कुर्सी है, कुर्सी मुज़क्कर है या मोनस है? क्योंकि कुर्सी का तो अपोजिट है ही नहीं हमारे पास। जानदार चीजों में जब हमें अपोजिट पता था, जब मेल फीमेल पता थी, तो इजीली क्लियर हो पा रहे थे कॉन्सेप्ट्स। अब ध्यान रखिएगा, चूंकि बेजान अशिया में नर और मादा का तो कोई फर्क ही नहीं होता, अगर ये फर्क अब नहीं है तो इसलिए उनकी तज़कीर व तानीस का तमाम तर जो दारो मदार है वो अहले ज़बान पर होता है। अब आप बोलोगे सर ये अहले ज़बान कौन लोग थे? ठीक है, इनके चार चार सींग होते हैं। नहीं, अहले ज़बान होते हैं जो किसी ज़बान को बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कश्मीरी बोल रहे हैं तो हम कश्मीरी के अहले ज़बान हैं। समझ रहे हो बात? अब जो उर्दू बोलने वाले लोग थे उनको हम अहले ज़बान बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ज़बान के बोलने वाले लोग। ठीक है, जैसे कलम को अहले ज़बान वालों ने मुज़क्कर बोला। ठीक है, इसके लिए कोई लॉजिक वगैरह नहीं है, कलम को एक्चुअली मुज़क्कर बोला। इस तरह से अगर गेंद है, ठीक है, तो एग्जैक्टली गेंद को मोनस बोला। तो इसलिए इस ऐसे अस्मा की तज़कीर व तानीस जो होती है वो गैर हकीकी तज़कीर व तानीस कहलाती है। अब आप बोलेंगे सर अगर हम बात करेंगे किस कॉन्सेप्ट की, कि ये जो गैर हकीकी है और हकीकी, हकीकी तो हमें समझ आ गया सर, उसमें नर का अपोजिट मादा होता है और मादा का अपोजिट नर होता है। तो वो तो हमें इजीली सर समझ आ जाएगा कि सेंटेंस में हम जब इस्तेमाल करेंगे नर है तो नर के लिए हम इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे तो उससे वो नर का जाहिर होना मालूम हो, मादा का। लेकिन सर इसमें तो हम फंस गए सर। लेकिन नहीं, जब तक ताहिर सर यहाँ खड़े हैं तो आपके लिए आसानियां हम पैदा करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले तज़कीर व तानीस, यानी कि एक होता है मुज़क्कर और दूसरा होता है मोनस। अब देखो, मैंने आपको बताया, अब हम एक कॉमन तरीके से बात करेंगे कि अगर आपके पास जानदार चीजें हैं उनकी तज़कीर व तानीस आप कैसे करेंगे, और अगर आपके पास बेजान चीजें हैं यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है जिसमें नर मादा क्लियर ही नहीं है, उसकी तज़कीर व तानीस कैसे करेंगे। ध्यान रखिएगा, तज़कीर करने के असूल, तज़कीर करने के असूल क्या है, ध्यान रखिए। हमारे जो अहले ज़बान वाले लोग हैं उन्होंने तमाम दिनों के नाम, दिन क्या है, ठीक है, यहां पे देखिए दिन जो है, दिन के नाम मुज़क्कर हैं, लेकिन इसमें जो जुमरात है वो आपकी मोनस कहलाती है। जैसे हम बोलेंगे कल बुध था, अगर हम ऐसे बोलेंगे कल जुमरात थी, उसमें था नहीं लगेगा। बाकी सारे डेज आपके क्या माने जाते हैं, मुज़क्कर, एक्सेप्ट आपके थर्सडे के। जुमरात को उर्दू में इंग्लिश में थर्सडे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, थर्सडे जो आपकी है वो आपकी एग्जैक्टली क्या कहलाई जाएगी, मोनस कहलाई जाएगी। यानी कि बुध गया, जुमरात आई। इस तरह से दूसरा कॉन्सेप्ट, तमाम मंथ्स के नाम, चाहे अरबी हूं, चाहे अंग्रेजी हूं और चाहे हिंदी हूं, ध्यान रखना, हर इन तीनों जबानों में, चाहे आप अरबी की जबान का बोल रहे, चाहे आप अंग्रेजी की जबान का बोल रहे, चाहे आप हिंदी की जबान में बोल रहे, महीनों के नाम यानी कि जनवरी, ठीक है, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल ता दिसंबर तक, ये सब के सब आपके दिसंबर का महीना आएगा, आएगी नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो आप, ये एग्जैक्टली मुज़क्कर कहलाते हैं। तमाम दरियाओं के नाम मुज़क्कर हैं, दुनिया के जितने भी दरिया हैं सबके नाम मुज़क्कर है, बट एक्सेप्शन याद रखिएगा, लेकिन गंगा जो है हिंदुस्तान में और जो जमुना है हिंदुस्तान में, ये दोनों मोनस कहलाएंगे। ध्यान रखना, रावी लाहौर में बहता है, रावी कहां बहता है, लाहौर, रावी दरिया है, लेकिन गंगा हिंदुस्तान में बहती है, इसको हम बहता हुआ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अहले ज़बान ने गंगा को क्या रखा है, मोनस रखा है, और जमुना को भी मोनस रखा है। ध्यान
अच्छे से समझिए बात को, ठीक है। ये इसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा रूल कि क्या इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, तमाम अखबारात जो होते हैं ये सब के सब, और रसाले जो पंपलेट्स होते हैं, हफ्तावार कोई रसाला आता है, कोई मंथ बेस पे जो अखबार वगैरह आते हैं, तो इन सब रिसालों के नाम मुज़क्कर हैं, ध्यान रखना। जैसे कश्मीर उज़्मा श्रीनगर से शाया होता है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि कश्मीर उज़्मा श्रीनगर से शाया होती है। समझ रहे हैं आप बात, क्योंकि अहले ज़बान ने अखबार को क्या रखा है, मुज़क्कर रखा है। दुनिया, ठीक है, यहां पे ध्यान रखना, दुनिया जो है ये एक अखबार का नाम है। पाकिस्तान में एक अखबार है उसका नाम दुनिया है, ठीक है, उसकी एक एग्जाम्पल है। इस तरह से लाहौर, कराची, पेशावर से बैक वक्त शाया होता है, यानी कि ये भी एक एग्जैक्टली अखबार का नाम है। अखबार का नाम सिर्फ दुनिया है, ये इन 3 शहरों से शाया होता है, ना कि होती है, ध्यान रखना। खवातीन डाइजेस्ट बाजार में आ गया, डाइजेस्ट रिसाले का नाम है, तो आ गया, आ गई नहीं बोला यहां पे, इस चीज को समझना बहुत अच्छे से। पांचवा रूल क्या है बच्चों, पांचवा रूल है तमाम सयारों और सितारों के नाम मुज़क्कर हैं। प्लैनेट्स एंड स्टार्स ये सब के सब आपके पास बेसिकली मुज़क्कर कहलाते हैं, लेकिन इसमें भी आपको कुछ एक्सेप्शंस याद रखनी पड़ेंगी। भैया कोई लंबी एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन ज़मीन जो है आपकी वो आपकी मौनस कहलाती है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, समझ रहे हो बात। यानी कि अगर मैं सेंटेंस बना रहा हूं, ठीक है, इस ध्यान में आप अच्छे से समझना बात को, मैं घूमता हुआ नहीं बोलूंगा, मैं घूमता हुआ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जमीन जो है इसको अहले ज़बान ने मौनस कहा है। बाकी जो आपके सितारे हैं, जैसे आपके जितने भी प्लैनेट्स के नाम हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास मरीख है, मश्तरी है, ज़खल है, तो ये सब के सब आपके पास मुज़क्कर कहलाते हैं। चाहे हम चांद की बात करें, सैटेलाइट की बात करें, तो चांद भी आपके पास क्या है, चांद चमक रहा है, यानी कि ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि चांद चमक रही है, तो चांद भी आपके पास मुज़क्कर में ही आएगा। तमाम पहाड़ों के नाम मुज़क्कर हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन केस नहीं है। आप हिमालय की बात कर लें, आप किसी और कोह की बात कर लें, आप अफगानिस्तान के बड़े बड़े पहाड़ों की बात कर लें, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सारे इलाकों के पहाड़ों की बात कर लें, सब के सब मुज़क्कर हैं। उसके बाद तमाम धातु और जवाहरात के नाम मुज़क्कर हैं। देखिए हमारे पास मेटल्स आते हैं जिनसे हम डिफरेंट, मोती हैं डिफरेंट तरह के, और इस तरह के जो धात हैं, मेटल्स जो हैं, मेटल्स के नाम और जवाहरात के नाम, ये सब के सब मुज़क्कर हैं। जैसे आपका सोना है, लोहा है, तांबा है, पीतल है, हीरा है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है एक्सेप्शन। चांदी और कली जो है ये मौनस है, इनको अहले ज़बान ने मौनस रखा है, तो इसमें आप अपोजिट या कोई भी लॉजिक सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर इसके बाद देखते हैं, ये जो रूल्स हैं, ये 7 रूल्स आप याद रखेंगे, और इन 7 रूल्स के ही आधार पे आपसे जनरली क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद जब हम एग्जांपल्स लेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं तानीस बनाने के असूल, यानी कि मोनस बनाने के असूल। किन किन चीज़ों को हम मोनस कह सकते हैं अगर वो जानदार और बेजान नहीं है। देखिए ज़बान क्या होती है, ज़बान बेसिकली एक नॉन लिविंग थिंग है, बोली जिसे हम कहते हैं। ज़बानों के, तमाम ज़बानों के नाम हमेशा मोनस बोले जाते हैं। जैसे चाहे हम उर्दू की बात करें, अरबी की बात करें, फ़ारसी की बात करें, अंग्रेज़ी की बात करें, कश्मीरी की बात करें, पंजाबी की बात करें, सिंधी की बात करें, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानों की बात करें, सब के साथ जो लैंग्वेज हैं, ध्यान रखना अच्छे से, लैंग्वेज ये सब के साथ, हो सकता है आपके कल एग्ज़ाम में आ जाए लफ्ज़ उर्दू इस्तेमाल करो, ठीक है, उर्दू हम बोलेंगे, हमारे या बड़े सगीर हिंदो पाक में उर्दू बोली जाती है, तो मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि उर्दू बोला जाता है, क्योंकि ये ज़बान है और ज़बान को हम मौनस कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो यहाँ पे अगर आप पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करेंगे, ताकि हमें पता चल पाएगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है। दूसरी बात, तमाम नमाजों के नाम मौनस हैं। अब ध्यान रखना, जो भी हम प्रेयर्स की बात करते हैं, तमाम के तमाम प्रेयर्स जो है, जैसे फजर है,
जोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, नमाज जनाजा है, नमाज जुम्मा है, नमाज कज़ा, ये सब की सब क्या है, ये सब की सब एग्जैक्टली आपके पास आती हैं। जो हमारे पास ये नमाजों के नाम है, सबके सब मोनस आते हैं। जैसे मैंने जोहर की नमाज पढ़ी, या मैं कहूँगा मैंने जोहर की नमाज पढ़ ली है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैंने जोहर का नमाज पढ़ लिया है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि नमाज जो होती है वो मोनस कहलाती है। उसके बाद मिसालें, मैंने नमाज जुमा पढ़ ली है, इसकी नमाज जना अदा कर दी गई, कर दिया गया नहीं लिखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा आप। इस तरह से तीसरा रूल ध्यान रखिए, तमाम किताबों के नाम मोनस बोले जाते हैं। जितनी भी हमारे पास किताबें हैं, सब की सब किताबें मोनस हैं, लेकिन एक्सेप्शन है कुरान, ठीक है। कुरान जो होती है वो एग्जैक्टली कुरान जो है हमारे पास, सॉरी, कुरान होता जो है वो हमारे पास मुज़क्कर है, ध्यान रखना। और लुगत, लुगत बोला जाता है डिक्शनरी को, उर्दू में जो डिक्शनरी होती है ये भी आपकी मुज़क्कर कहलाती है, ठीक है। एक कुरान पाक और दूसरा लुगत जो है आपके पास, वो आपके पास मुज़क्कर है। बाकी अब किसी भी किताब का नाम ले ले वो आपकी मोनस कहलाई जाएगी। यानी कि हम ऐसा बोलेंगे ये उर्दू का बेहतरीन लुगत है, या हम ऐसा नहीं बोलेंगे ये उर्दू की बेहतरीन लुगत है, ठीक है, डिक्शनरी, ये याद रखना। इस तरह से पतरस के मज़ामीन शाया हो चुकी है, पतरस किसी किताब का नाम है। किससुल हिंद यानी कि हिंदुस्तान के किस्से बाजार में आ गई है, आ गया नहीं है। मैंने आज सुबह कुरान पढ़ा, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने पढ़ी नहीं बोला, क्योंकि कुरान पाक जो है वो मुज़क्कर लफ्ज़ है। तो ये चीज़ अहले ज़बान से मिली है हमें, ध्यान रखना। इसके बाद देखो, अब कुछ चीज़ें हैं जहां पे आपको एग्जैक्टली इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट इसमें आप ध्यान रखिएगा। देखना पहला ज़बान क्या है। अगर यहाँ पे मैं मुहावरों की बात करूं, जो हम डेली लाइफ में मुहावरे यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, हक्का बक्का रह गई। अगर मैं आपसे कहूँगा कि हक्का बक्की को आप ऐसे इस्तेमाल करो कि इसकी तज़कीर व तानीस वाज़िह हो जाए, तो आप क्या करोगे, हक्का बक्का जो होता है यहाँ पे आप ध्यान रखोगे। जैसे यहाँ जो हमारे पास नजमा है, ध्यान रखना, एक लड़की के बारे में कहा गया है कि ये खबर सुनकर नजमा हक्का बक्का रह गई। लेकिन जो हक्का बक्का है ना हमारा, वो एग्जैक्टली अपनी जगह पे है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। हक्का बक्का इज हक्का बक्का अगेन। अब ध्यान रखेंगे, ये खबर सुनकर नजमा, में ऐसा नहीं बोलूंगा हक्का बक्की, या ऐसे में बोलूं इसको, ये खबर सुनकर नजमा हक्की बक्की रह गई, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना है आपको, एग्जैक्टली बोलना है हक्का बक्का रह गई। आमना चोर को देखकर चौकन्ना हो गई, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आमना चोर को देखकर चौकन्नी हो गई, क्योंकि भले ही वो फीमेल हो, लेकिन अगर यहां मेल है, ठीक है, तो इसमें तो कोई चेंज, चाहे फीमेल लगा हो पीछे मेल लगा हो, कोई आपको चेंज नहीं करना है। इस तरह से ये आप इन चीज़ों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इनको लिखना चाहें तो यू कैन जस्ट राइट डाउन, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं वही चीज़ें डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्लियर है। अब ध्यान रखना, गुंदम को गेहूं भी कहते हैं, ये दोनों अल्फाज मुज़क्कर हैं, ध्यान रखना। गुंदम और गेहूं एक ही चीज का नाम है, वीट जिसे हम कहते हैं। मैंने 2 मन गंदम खरीदा, ठीक है, मैंने 2 मन गेहूं खरीदा, ठीक है। तो ये चीज आप खरीदी नहीं बोलेंगे। इस तरह से लिखने वाला कलम मुज़क्कर है, ये अहमद का कलम है। तो इस तरह से कलम, हमें यहां से पता चल रहा है कि लिखने वाले कलम की बात हो रही है, जिससे हम लिख रहे हैं वो कलम मुज़क्कर है। उसके बाद देखो, एक दरख्त की, यहां पे दरख्त एक्चुअली यूज हुआ है एज मोनस, कलम होती है, ठीक है, ये मोनस है। माली ने गुलाब की कलम लगाई, ये कौन सी कलम है? अब ध्यान रखना, ये कौन सी कलम है? एक्चुअली आपने देखा होगा, पेड़ जो होता है, ठीक है, जब उसे हम पाइबंद डालते हैं, पाइबंद डालते हैं तो हम किसी दूसरे पेड़ की एक डाली काट के लाते हैं, उसे बेसिकली कलम कहा जाता है। ये वो वाली कलम है, ये वाली कलम नहीं है। देखिए, लिखने वाला कलम जो होता है ये मुज़क्कर कहलाता है, लेकिन जो दरख्त वाली कलम होती है ये मोनस है। और ये कौन सी कलम है? ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कौन सी कलम है। अब अगर आप ध्यान में रखना, आपके पास एग्जाम में सिर्फ कलम आएगा, ठीक है,
तो कलम आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना, कलम उर्दू में दो लफ्जों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कलम एक तो लिखने वाला कलम, और एक दूसरा जो हम एक पेड़ का शाख काटते हैं फिर दूसरे पेड़ में हम उसे फिक्स करते हैं, जिसे हम कश्मीरी में पाईबंद बोलते हैं, उर्दू में भी उसे पाईबंद ही कहा जाता है। तो जब हम ये पाईबंद लगाते हैं, ठीक है, कलम लगाते हैं कहीं पे भी, या मान के चलो मैंने किसी पेड़ का कलम लगाया, जैसे मान के चलो इस पेड़ को मैंने यहां से काटा और उसको मैंने एक्चुअली क्या लगाया, आप सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हो अपने घर से। जेम्स जब भी हम, अगर आपने देखा होगा हमारे घरों में जो 20 के दरख्त होते हैं, ईरकुल यमनमनांचा, ठीक है, या फ्रस्कुल चासन, उसके लगाने का तरीका क्या होता है? उसके लगाने का जो सफेदा है, उसके लगाने का तरीका ऐसा तो नहीं है कि आप सीड्स जो होते हैं, सीड्स डायरेक्टली जमीन में बोते हैं। आप क्या काम करते हैं, उस दरख्त की शाख को काट लेते हैं, यहां से एक शाख काटी और उसे फिर जमीन में खुबा दिया, ठीक है, और उसके बाद उसका एक आपके पास पेड़ तैयार होता है। इस काटी हुई डाली को या काटे हुए ढाले को भी, जो हमारे पास ये चीजें आती हैं, इनको भी हम कलम कहते हैं। और ये वाली कलम जो है ये मोनस है, ठीक है, जो दरख्त से काटी हुई कलम होती है ये मोनस है। बात को बेटा बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली समझने की कोशिश करना, एंड आई होप कि मैं आपकी सारी चीजें जो है आपको समझाने में कामयाब हो रहा हूं। अब कुछ डेली लाइफ में यूजेज जो अल्फाज हैं, मुज़क्कर अल्फाज, मैंने आपको पहले ही बता दिया, रूल यही है कि अहले ज़बान जो हैं, ज़बान के बोलने वाले जो लोग हैं, इन्होंने इन लफ्ज़ों को एक्चुअली मुज़क्कर इस्तेमाल किया है या मोनस इस्तेमाल किया है, उसी आधार के बेस पे, उसी तरीके से हम इसको मुज़क्कर और मोनस कह रहे हैं। जैसे कुछ अल्फाज हैं मेरे पास जो मैल, बदन पे मैल चढ़ जाता है, होश, जाग, पतंग, दही, इमला, तारकुल, लुगत, फोटू, इस तरह जो हमारे पास जर्दा होता है, ख्वाब, मरहम, कब्ज, मरज, गोंद, दही, कमीज, निब, इस तरह से दर्द, मोम, खलफ, करतूत, ताश, इमला, तार, लुगत, ये सब के सब अल्फाज जो हैं ये आपके मुज़क्कर तौर पे इस्तेमाल होंगे। देखो दही, हमारे पास लफ्ज़ क्या आया है, दही, ध्यान रखना, दही खट्टा है, ठीक है, दही खट्टा है, ध्यान रखना, दही खट्टी है नहीं बोलेंगे, ठीक है, दही खट्टा है क्योंकि अहले ज़बान दही को मुज़क्कर लफ्ज़ मानते हैं, ठीक है। अब यहां से मोनस अल्फाज, कुछ मोनस अल्फाज है जैसे गेंद, बॉल जो होता है हमारे पास, जब हम बाल खेलते हैं, बाल मेरी तरफ फेंकी गई, मैं नहीं बोलूंगा बॉल मेरी तरफ फेंका गया, नो, बॉल फेंकी गई, गेंद फेंकी गई, ध्यान रखना। कीचड़, ठीक है, कीचड़ उछाली गई, ठीक है। इस तरह से घास, घास उगाई गई, उगाया गया नहीं बोलेंगे। जाफरान, ठीक है, जाफरान बोई गई। इस तरह से प्याज, तराजू, नाक, झाड़ू वगैरह, ये भी सब आपके मोनस अल्फाज जो हैं वो कहलाते हैं। अब हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आता है बच्चों, आई होप कि अब आप इन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से देख सकता है। देखिए, अल्फाज का जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना कि वो हमें पता चल जाए कि वो एग्जैक्टली अल्फाज तज़कीर के हिसाब से या तानीज़ के हिसाब से मुज़क्कर है या मोनस है। मैंने देखा उस्ताद, आपको पता है कि उस्ताद एक जानदार चीज़ है, ठीक है, लफ्ज़ उस्ताद एक जानदार चीज़ है, उस्ताद पढ़ाने वाले को कहते हैं, ठीक है। तो उस्ताद, उस्ताद की अगर हम बात करें तो इसका अपोजिट उस्तानी आती है, तो मतलब जानदार चीज़ है। तो जानदार में आपको एक्चुअली डिफाइन हो गया कि उस्ताद जो है ये मुज़क्कर है और इसका अपोजिट उस्तानी है जो कि मोनस है। उस्ताद पढ़ा रहा है या उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा है, उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। बात को समझना बहुत आसान है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा उस्ताद बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है। अगर उस्तानी होता तो मैं क्या यूज करता, उस्तानी बच्चों को पढ़ा रही है, फीमेल कैरेक्टराइज था और इजीली आप समझ पाते। लेकिन अब आप पहुंच गए चांद पे, मैंने अभी आपको ध्यान में रखा था सितारे, और उसका कॉन्सेप्ट आप यहां यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे सर चांद, आपने तो सर बताया था जमीन, जमीन मोनस है सर, ये वाला तो क्या होगा, चांद है सर, चांद तो चमक रहा है, तो मैं लिखूंगा कि हमारे पास जो चांद है, चांद चमक रहा है, चांद चमक रहा है। यानी कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि चांद चमक रही है। इमारत, देखिए नॉन लिविंग थिंग है, इसका अपोजिट तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अहले ज़बान जो इमारत को यूज़ करते हैं एज मोनस यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे स्कूल की इमारत
इमारत, इमारत बहुत बड़ी है। ठीक है, बड़ी से जाहिर होता है कि आपका लफ्ज इमारत जो है वो मौनस है। ठीक है, उसके बाद घास, घास का एग्जांपल मैंने लिया था। ठीक है, यहां पे आप ध्यान रखिएगा, घास जो होता है, ठीक है, मैदान में, मैदान में घास उग रही है, रहा है नहीं बोलेंगे क्योंकि घास जो है वो मौनस है। रुमाल, ठीक है, मेरा रुमाल, रुमाल जो है मुज़क्कर लफ्ज़ है, मेरा रुमाल। ठीक है, मेरा रुमाल जो है, मेरा रुमाल लाल रंग का है। ठीक है, लाल रंग का है, यहाँ ये जो का है रिप्रेजेंट करता है कि ये मुज़क्कर है। इस तरह से फूल, ठीक है, फूल, और इस तरह से आपके जो लफ्ज़ आते हैं किताब। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। चलिए, तो यहां पे अगर हम बात करें, इस तरह से आप अल्फाज को जो है जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी तज़कीर व तानीस को वाज़िया कर सकते हैं। एंड आई होप, अब देखिए, अगर हम बात करें फूल की या बात करें किताब की, फूल जो है मुज़क्कर होता है, जैसे गुलाब का फूल, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि गुलाब की फूल। ठीक है, गुलाब का फूल, या फूल बहुत खुशबूदार है। ठीक है, ये तो यहाँ से हम बोलेंगे गुलाब का फूल। ठीक है, इस तरह से गुलाब का फूल बाग में खिला है, ऐसे नहीं बोलूँगा गुलाब का फूल, या ऐसे लिखेंगे गुलाब का फूल बाग में खिला है। ठीक है, खिला मतलब यानी कि उगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से किताब, ठीक है, ये अहमद की किताब है, ये अहमद की किताब है। इस की से बात समझ आती है कि जो आपकी किताब है वो मुज़क्कर है। मैंने आपको कहा किताब में जो हमारे पास एक्सेप्शन एक ही केस है, कुरान। ठीक है, तो कुरान जो होती है, कुरान जो होता है हमारे पास, कुरान मुज़क्कर है, सॉरी नॉट होती है। चलिए, अब बात करते हैं हमारे पास दही। दही मैंने आपको बताया था कि ये दही, ठीक है, या दही खट्टा है, उससे भी बात होता है बात। यहाँ से देखिए, दही बहुत, ठीक है, खट्टा है, दही बहुत खट्टा है, खट्टी नहीं बोलेंगे, बात। ठीक है, उस्ताद की बात, उस्ताद की बात माननी चाहिए। ठीक है, माननी चाहिए। ठीक है, माननी चाहिए, या उस्ताद की बात असर रखती है। बहुत सिंपल। तनख्वाह, ठीक है, तनख्वाह भी आपका मौनस है, मेरी तनख्वाह, मेरी तनख्वाह। ठीक है, तनख्वाह। ठीक है, मुझे अभी तक नहीं मिली है। ठीक है, ध्यान रखना। इस तरह से किराया, किराया लफ्ज़ जो है, किराया मुज़क्कर है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूंगा, आपका किराया बकाया है। ठीक है, आपका किराया बकाया है, आपका, यहां से ध्यान रखिएगा, आपका किराया बकाया है, या अहमद का किराया बकाया है। ठीक है, आपकी जगह आप किसी का नाम। ठीक है, अल्लाह की रहमत बरस रही है, अल्लाह की रहमत बरस रही है। की से मुराद रहमत जो है आपका मोनस है, अल्लाह की रहमत बरस रही है। ठीक है, बरस रही है। कुर्सी, ठीक है, मेरे घर में, मेरे घर में, या मेरी कुर्सी, मेरी कुर्सी लकड़ी से बनी हुई है, मेरी कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, बनी हुई है। तो इससे जाहिर हुआ कि ये जो आपके पास लकड़ी है, कुर्सी है, वो मोनस है। आसमान, आसमान मुज़क्कर है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसमान पे भी एक ब्यूटीफुल सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से ध्यान रखेंगे कि इन अल्फाज का बहुत सिंपल तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी क्वेश्चन में, एक तो क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक पार्ट ये आता है और दूसरा पार्ट ये आता है, यानी कि अल्फाज को इस तरह से इस्तेमाल करना कि उसका वाज़िया हो जाए कि जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कि वो वाहिद है या जमा है। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वाहिद जिसे हम इंग्लिश में सिंगुलर समझते हैं। ठीक है, अगर किसी की उर्दू बहुत कमज़ोर है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप साथ में समझें। और यहाँ पे जमा जो होता है हमारे पास वो प्लूरल है। ठीक है, यानी कि दो से ज़्यादा चीज़ों के नाम। ठीक है, बॉय, बॉयज़ एंड ऑल दैट।
अब यहाँ पे आप देखिए हक, ठीक है, हक का जमा होता है हकूक, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हक जो है ये हमारे पास वाहिद लफ्ज़ है। इस तरह से कागज़ात, कागज़ एक होता है, कागज़ात गहवारियाँ, तो इसका मतलब है ये जमा है। मज़ाहिब, ठीक है, मज़ाहिब जो है ये भी जमा है, मज़हब एक होता है, मज़ाहिब जमा है। अमीर, ठीक है, ये देखिए अमीर लफ्ज़ जो है, अमीर लफ्ज़ जो है ये वाहिद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। या हमारे यहाँ अमीर को इस तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है, ये मुज़क्कर के लिए भी, सॉरी जमा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बाकी हरूफों की हेल्प लेके। नुकसान, ठीक है, नुकसान आप क्या समझते हैं, नुकसानात इसका जमा होता है। इंतिखाब, इंतखाब भी वाहिद है क्योंकि इसका जमा जो होता है वो इंतिखाबात होता है। अब देखिए हक, तालीम हासिल करना, तालीम हासिल करना, ठीक है, हासिल करना हर इंसान का एक बुनियादी हक है, एक बुनियादी हक है, ठीक है, हक है। एक से पता चला कि ये वाहिद है। कागजात, ठीक है, मैंने अदालत में सारे कागजात जमा करा दिए, ठीक है, जमा करा दिए। देखिए यहां से सारे से हमें पता चलता है कि ये जमा जो है ये कागजात जमा के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। मज़ाहिब, ठीक है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। यहाँ से मुख्तलिफ से मुराद होता है कि ये जमा की तरह इस्तेमाल किया है, ठीक है। मेरा दोस्त शहर का एक अमीर आदमी है, ठीक है। एक से मुराद है कि यहाँ पे ये वाहिद की तरह इस्तेमाल किया मैंने। नुकसान, ठीक है, तो इस तरह से आप नुकसान पे भी जुमला बना सकते हैं। और आपके इंतिखाब, ठीक है, मेरी दुल्हन मेरे लिए एक फायदामंद इंतिखाब है, ठीक है। एक से मुराद है कि एक दुल्हन का आपने इंतिखाब किया है, ठीक है। हमारे घर का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। तो एक से मुराद है कि नुकसान आपने वाहिद की तरह इस्तेमाल किया। तो ठीक है, इस तरह से बहुत सारे अल्फाज आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जवाहिरात, ठीक है, देखिए आप कह सकते हैं जवाहिरात की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इस तरह से कुर्सी वाहिद लफ्ज़ है, तो इसको क्या करेंगे, हमारे स्कूल में एक कुर्सी है। या जवाहिरात को अगर आप एग्जैक्ट बनाना चाहें तो ठीक है, मैंने अपनी दुल्हन के लिए बहुत सारे जवाहिरात खरीदे। यहाँ पे किताब, ये मेरी इकलौती किताब है जो मुझे बहुत पसंद है। इकलौती से मुराद एक है। गाड़ी, ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है। तस्वीर, मेरे पास अपने बचपन की एक खूबसूरत तस्वीर है। तस्वीर का देखिए जमा क्या आता है, तस्वीर का जमा होता है तस्वीर। अगर मैं अब बोलता इसी सेंटेंस को ये वाला इस्तेमाल करता, ध्यान रखना, मेरे पास मेरे बचपन की बहुत सारी तस्वीर मौजूद हैं। बहुत सारी से इस्तेमाल क्या हुआ कि तस्वीर जो है आपका जमा है, लेकिन मेरे पास बचपन की एक तस्वीर है, उससे पता चलता है कि तस्वीर आपका मौनस है। आई होप कि अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 2, और सवाल नंबर नेक्स्ट जो है, सॉरी सवाल नंबर 2 नहीं है, ये सवाल नंबर 5 आपका एग्जाम में है, लेकिन यहां पे है ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आपके ग्रामर का, वो है आता आपके पास हरूफ ताकीद। हरूफ के अक़साम और उनकी मिसालें। लिखना क्या है, आपके पास 11 से 12 हरूफ हैं, ठीक है, टोटल 12 हैं, और 12 में से आपको किसी भी 2 हरूफ के बारे में पूछा जा सकता है, और हर एक के 2-2 मार्क्स हैं। ध्यान रखना, आपको 10 से 11 डेफिनेशन याद रखनी है, आपके ये सारे मार्क्स हो गए। और इनको एग्जाम में कैसे लिखना है, जैसे वहां पे आ गया दर्ज झेल हरूफ की तारीफें कीजिए और मिसालें दीजिए। आपको पूछा गया हरूफ ताकीद और हरूफ इनबिसात, 2021 के पेपर में पूछा गया है, 2021 और 3 के पेपर दोनों में पूछा गया है।
हरूफ ताकीद, देखो आप लिखोगे हरूफ ताकीद वो हरूफ है जिससे कलाम में ताकीद और जोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। हरूफ ताकीद वो अल्फाज होते हैं या वो बात होती है यानी कि जिसमें हम अपनी बात में थोड़ा सा वजन पैदा कर सके, अपने बात में थोड़ी ताकीदगी ला सके। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि आप कल जरूर जेके बोस फाउंडेशन के ऑफिस में आएंगे, मैंने बात में जरूर लगाया, इसका मतलब यह है कि आपके लिए कंपलसरी हुआ और मेरे बात में एनर्जी भी आ गई। अगर मैं आपसे कहूंगा आप कल मेरे ऑफिस आ जाना, सिंपल, ठीक है, तो मैं आपसे एक सिंपल लॉजिकली बोलूंगा आप कल ऑफिस आ जाना, सिंपल। अगर मैं आपसे कहूंगा आप कल जरूर ऑफिस आ जाना, इसका मतलब है कि मैं आपको कंफर्मेशन दे रहा हूं और मेरी बात में असर भी है कि मैंने आपको डेफिनेटली बुलाया, ठीक है। उसके बाद इसके लिए जो इस्तेमाल होते हैं अल्फाज हरगिज, ठीक है, ये काम हरगिज मत करना, या नॉर्मली कहेंगे ये मत करना, ठीक है, एक नॉर्मल सा इसमें लहजा है, कोई एनर्जी नहीं है बात में, कोई जोर नहीं है, कोई ताकीदगी नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी से कहूंगा ये काम तुम हरगिज नहीं करना, उसके मतलब मैं उसे टोटल कटाक्ष कर रहा हूं और उसे मैं ये कह रहा हूं कि ये काम नहीं करना, और इस हरगिज की तरह से मेरी बात में वजन आया। मैं आपसे कह रहा हूं कल हमारी जेके बोस फाउंडेशन के आप ऑफिस में आएंगे, ये एक नॉर्मल लफ्ज़ है। मैं कह रहा हूं आप कल जरूर हमारे ऑफिस में आएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर की वजह से मेरी बात में एनर्जी पड़ी। तो ताकीद होता है बेसिकली थोड़ा सा प्रेशराइज करना, जिसे हम कहते हैं बिल्कुल, ठीक है, हाँ बिल्कुल यही बात थी। अगर मैं कहूंगा हाँ लगभग यही बात थी, लगभग से बात में जोर नहीं आया, लेकिन मैंने अगर कहा आपसे कि हाँ बिल्कुल यही बात थी, उससे मेरी बात में बहुत जोर आ रहा है। अब यहां से आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हरूफ इनबिसात, ठीक है। क्या होता है? वो हरूफ जो खुशी और मसरत के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो हरूफ जो खुशी और मुसब्बत के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। हम क्या काम करते हैं? वाह वाह, शाबाश, ठीक है, हुर्रा, जिसे हम इंग्लिश में अगर बात करें तो इस तरह के अल्फाज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह से उर्दू में वो हरूफ जिनसे खुशी और मसरत का इजहार किया जाए, ठीक है, खुशी के वक्त पे बोला जाए वाह वाह, ठीक है, शाबाश, ये वाले अल्फाज जो हैं, या माशा अल्लाह, ये वाले अल्फाज जो है, मसलन अल्लाह अल्लाह, आहा आहा, वाह वाह, ये अल्फाज जो होते हैं ये आपके एग्जैक्टली क्या कहलाते हैं? हरूफ इनबिसात कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास आता है हुर्फ जार। हुर्फ जार क्या है बेसिकली बच्चों? हुर्फ जार वो है जो इसम और फ़ैल को आपस में मिलाते हों, यानी कि एक इसम और फ़ैल को, काम को मिलाते हों आपस में। जैसे तक, अंदर, बाहर, मानद, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से इसम और फ़ैल को आपस में मिलाने वाले अल्फाज आपके बेसिकली हरूफ जो होते हैं वो हुर्फ जार कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी आपको साथ में लिखनी पड़ेंगी, सेम इसी तरीके से आप एग्जाम में टू द पॉइंट लिखेंगे। बच्चा सा ब्याक जिसका नाम है हरूफ इस्तिफहाम, यानी कि नेक्स्ट हरूफ हमारे पास आएगा हरूफ इस्तिफहाम। ध्यान रखना, वो हरूफ जो कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल हो, क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। यहां पे आप ध्यान रखना जिससे हम क्वेश्चन पूछ सके, व्हाट, व्हेन, ठीक है, जैसे कौन, कहां, क्यों, किस तरह। तो ये आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए आपके वो हरूफ इस्तिफहाम कहलाते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हरूफ शरत, वो हरूफ जो शरत के मौके पर बोले जाएं, ठीक है, जब हम कोई शर्तिया बात कर रहे हैं। जैसे वो हरूफ जो शरत के लिए बोले जाते हैं, मसलन अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। अगर मैंने बोला ना तो इसका मतलब मैं शर्तिया अल्फाज, इसमें यह शरत यह है कि अगर मैं जाऊंगा तो वो मुझे गिफ्ट देगा, ठीक है। तो इस तरह के अल्फाज जो होते हैं वो आपके एग्जैक्टली अगर, जब, वगैरह, जो वगैरह, ये आपके एग्जैक्टली किस में आते हैं? हरूफ शरत में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है हरूफ जज़ा, वो हरूफ जो शरत के जवाब में बोले जाए। मसलन अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, मगर मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। तो ये अल्फाज इसके जवाब में बोले जाते हैं, तो वो आपके हरूफ जज़ा कहलाते हैं, ठीक है। हरूफ आतफ, ठीक है, वो हरूफ जो दो कलमों को आपस में मिलाते हैं, मसलन और, बी, फिर, ठीक है। तो ये आपके पास है। इस तरह से बहुत सिंपल चीज़ें ये हुर्फ इजाफत जो इसमों के बाहमी ताल्लुक को जाहिर करे, मसलन, ठीक है, जैसे अहमद की किताब, अहमद की किताब, अहमद क्या है? इसम है, ठीक है, किताब भी क्या है? इसम है। दो इसमों को ताल्लुक किससे दिया गया? की से। तो की आपका क्या है? हुर्फ इजाफत है। ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है। हरूफ इस्तिदराक पूछे जाते हैं, एग्जाम में आता है ये वाला कॉन्सेप्ट। वो हरूफ जो पहले जुमले के शुबा को दूसरे जुमले में इस्तेमाल करके दूर करें।
पहले जुमले के शुबा को दूसरे जुमले में इस्तेमाल करके यूज करें। देखना मसलन अगरचा, ठीक है, मैं ऐसा कहूँगा जैसे अगर मैं स्कूल लेट पहुँचता हूँ तो मुझे ऐसा बोलना है सर मैं आज लेट हूँ, ठीक है, क्योंकि, ठीक है, इस तरह के अल्फाज, क्योंकि मुझे गाड़ी नहीं मिली, ठीक है। मेरी पहली बात जो थी जिसमें जो शक था, शुबा था, उसको मैं अपनी दूसरी बात से कनेक्ट करके पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं, जिससे मेरी दूसरी बात से पहली बात क्लियर हो रही है। ध्यान रखना वो हरूफ जो पहले जुमले के शक को, शुबा को दूर करे लेकिन दूसरे जुमले में इस्तेमाल हो के, जैसे मसलन, अगरचा, लेकिन, क्योंकि वगैरह। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारे पास हरूफ इस्तिस्ना, वो हरूफ जो एक चीज को दूसरे चीज से जुदा करे, मा सिवा, फिर, बिन, ठीक है। यानी कि जैसे हम अगर इन हरूफ का इस्तेमाल देखें डेली लाइफ में, देखिए जैसे हम कहेंगे मैं श्रीनगर गया, मैं श्रीनगर गया, फिर मैं वहां से किसी दूसरी जगह गया, तो मैंने दो चीज़ों को, यानी कि दो हरूफ को जो एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जुदा करते हैं, उस तरह के अल्फाज को एक्चुअली आपके हरूफ इस्तिस्ना कहा जाता है। मा सिवा, फिर, बिन इसमें एग्जैक्टली इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हरूफ तहसीन, हरूफ तहसीन भी एग्जाम में पूछा गया है और 2017 और 18 के पेपर में है। तो वो हरूफ जो तारीफ के मौके पर बोले जाएं, मसलन मरहबा, शाबाश, वाह वाह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं, हरूफ तासुफ, ठीक है, वो हरूफ जो अफसोस, तकलीफ या घबराहट के मोले पर बोले जाएं, मसलन हाय, आह, इस तरह के अल्फाज जो होते हैं ये तासुफ में आते हैं। इसके बाद हरूफ इन्फिसाद जो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, माशाअल्लाह वगैरह, ठीक है, ये रिपीटेड है। हरूफ ताज्जुब जो हैरानगी के वक्त इस्तेमाल हुए जाएं, मसलन ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। इस तरह के ये अल्फाज जो होते हैं ये एक्चुअली आपके हरूफ ताज्जुब में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हरूफ निदा, निदा होता है आवाज़ देना, निदा का मतलब होता है आवाज़ लगाना, ठीक है, आवाज़ लगाना या आवाज़ देना। तो वो हरूफ जो पुकारने के लिए बोले जाएं, मसलन अरे, ओ भाई, ओ जी, ठीक है, ये सारे अल्फाज जो है ये एक्चुअली क्या बोले जाते हैं, ठीक, ये एग्जैक्टली क्या बोले जाते हैं, ये जो अल्फाज हैं हरूफे निदा बोले जाते हैं। समझ रहे हो, आपसे बोल रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद हरूफ ईजाब, हरूफ ईजाब क्या है, जो हरूफ पुकारने के जवाब में बोले जाएं। किसी ने आपको अरे बुलाया तो आप बोलोगे जी हाँ, ठीक है, तो इसके जवाब में बोले जाने वाले अल्फाज को हम एग्जैक्टली हरूफे क्या कहते हैं, इजाब कहते हैं, जो क्या होते हैं, मसलन जी हाँ, मुझे बुला रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, हाँ दुरुस्त फरमाया, ठीक है। तो ये वाले अल्फाज जो होते हैं ये आपके आते हैं हरूफ इजाब में। उसके बाद हरूफ इल्लत क्या होते हैं, वो हरूफ जो किसी अमर का सबब जाहिर करे, ठीक है, जैसे चूंकि, लिहाजा, पस, ताके। यानी कि मैं ऐसा कहूँगा मैं अपनी एकेडमी 9 बजे पहुंचता हूं क्योंकि आज बारिश हो रही थी इसलिए मैं लेट पहुंचा। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि का इस्तेमाल किया, चूंकि का इस्तेमाल किया, तो ये वाले अल्फाज जो होते हैं हरूफ इल्लत में आते हैं। ताकीद मैंने आपको पहले ही बता दिया। नफरीन, नफरीन वो हरूफ होते हैं बच्चों जो नफरत के मौके पर इज़हार, थू थू, जैसे हम छी छी बोलते हैं किसी को, ठीक है, ये वो वाले अल्फाज हैं जो एक्चुअली नफरत के मौके पर बोले जाएं। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास मुहावरे, ठीक है। मुहावरे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मुहावरा जो होता है आप जुमले में इस्तेमाल करें, और उसका जुमले में तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको उसकी मीनिंग जो है वो पता हो। देखिए मैंने यहाँ ये जो मुहावरे आपके लिए लिख रखे हैं बच्चों, ये पिछले 5 साल के पेपर्स में से पूछे गए, और मेरा ये मानना है कि अगर आप इतने से भी अच्छे से याद कर लेते हैं, इन पे अच्छे से सेंटेंसेस को फ्रेम कर लेते हैं, तो आपके ये मार्क्स तो पक्का हो गए, ठीक है। तो ये आप याद रखना, आबरू खाक में मिलाना, अगर इसका हम मीनिंग देखें तो ये होता है, आबरू का मतलब होता है इज्जत, इज्जत मिट्टी में मिलाना, यानी कि इज्जत जिसे हम कहते हैं इज्जत खराब करना, ठीक है, मिट्टी में मिलाना, ठीक है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब इज्जत को हम कैसे मिट्टी में मिला सकते हैं, इज्जत किसी की उछाल के, अल्लाह बचाए, ठीक है, हमें हर एक इंसान की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। तो आबरू खाक में मिलाना, ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे अहमद ने, ठीक है, अपने उस्ताद की, ठीक है, इज्जत आबरू में मिला दी, इज्जत, ठीक है, इज्जत जो है, सॉरी हमें सेंटेंस इस्तेमाल करना है आबरू, ठीक है। तो उस्ताद की आबरू,
ठीक है, उस्ताद की आबरू खाक में मिला दी, खाक में मिला दी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आग बगोला होना। ठीक है, अहमद का बाप, अहमद का बाप। ठीक है, अगर आप में से कोई अहमद है तो मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल्स ले रहा हूं। अहमद का बाप गुस्से से आग बगोला हो गया। ठीक है, या गुस्सा काट ही देते हैं, इसको और सिंपल कर देते हैं। अहमद का बाप, ठीक है, अहमद का बाप आग बगोला हो गया, आग बगोला हो गया यानी कि बहुत गुस्सा आया उसे। ठीक है, आग बगोला हो गया या अहमद पर आग बगोला हो गया। ठीक है, बाग बाग होना होता है खुश हो जाना। ठीक है, मैं अपने दोस्त की कामयाबी की खबर को सुनकर, कामयाबी की खबर, ठीक है, सुनकर बाग बाग हो गया। ठीक है, बाग बाग हो गया। ध्यान रखना बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आस्तीन का सांप होना। ठीक है, मेरा दोस्त मेरा आस्तीन का सांप निकला यानी कि दुश्मन निकला। ठीक है, आस्तीन का सांप होता है यानी कि जिसको हम पालते हैं उसके बाद भी वो डसते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं और फिर धोखा देके चले जाते हैं। ठीक है, उनको एक्चुअली आस्तीन का सांप, हालांकि वो फेस पे तो आपसे बात कर रहे होंगे, ओके सर हम तुम्हारे साथ हैं, सारा कुछ आपके साथ हो रहा है, बट ओबियसली वो पीठ पीछे आपको छुरिया घोंप रहे होते हैं किसी भी तरीके से, तो उन लोगों को आस्तीन का सांप बोलते हैं। जलती पर तेल छिड़कना। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, अगर आग जल रही हो उस पर हम तेल छिड़केंगे तो वो और ज़्यादा भड़केगी। ऐसे ही जली पर तेल छिड़कने का मतलब होता है कि किसी ऑलरेडी नफरत को उबारना, किसी भी ऐसे मसले को जो ऑलरेडी उलझा हुआ हो उसको अपनी बातों से, फरेबों से मिला गुला के और ज़्यादा क्या करना, उजाड़ देना, आगे बढ़ना। ठीक है, अहमद की बात, ठीक है, जलती पर तेल छिड़कने का काम कर गई। ठीक है, अहमद की बात जलती पर तेल छिड़कने का काम कर गई। लेकिन हम ऐसा कहेंगे कि अहमद की बात, ठीक है, अहमद की बात, ठीक है, अहमद की बात, ठीक है, जलती पर तेल छिड़कने का काम कर गई, जलती पर तेल छिड़कने का काम कर गई। यानी कि अहमद ने जो बात करी, ठीक है, तेल छिड़कने का काम कर गई। इससे हमें क्या चीज़ पता चलता है कि कोई बात तो थी ऑलरेडी, लेकिन जब अहमद ने एक बात की उसी पे झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, आस्तीन का सांप होना। ठीक है, मेरा दोस्त, ठीक है, मेरा दोस्त मेरा ही आस्तीन का सांप निकला। ठीक है, आस्तीन का सांप निकला यानी कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया। ठीक है, सांप निकला। ठीक है, ओके, तो बच्चों यहाँ पे बात आती है दोस्ती की। ठीक है, तो दोस्ती ज़्यादा अच्छे लोगों से रखें और हमेशा से अच्छे लोग जब भी दोस्त होते हैं तो उनसे फ़ायदे होते हैं, और हमेशा मतलब से दोस्ती कभी नहीं लगानी चाहिए, और जब दोस्त बनाया तो फिर मतलब रखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात होती है नज़र करना। देखिए अब ध्यान रखना, ये वो वाली नज़र नहीं है जो हम आंखों से नज़र कर रहे होते हैं, बिल्कुल वो वाली नहीं है। नज़र करने का मतलब होता है किसी को दे देना। ठीक है, मैंने अपना घर तुम्हारी नज़र कर दिया। ठीक है, मैंने अपना घर, ठीक है, अहमद की नज़र कर दिया। अहमद अगर कोई देख रहा है तो बिल्कुल आप खुश हो जाओ, अभी तक मैंने आपको बहुत इस्तेमाल किया, अब आपको मैं अपना घर गिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने अपना घर अहमद की नज़र कर दिया। ठीक है, नज़र कर दिया। ठीक, नेक्स्ट, एक ना सुनना। ठीक है, लेकिन अहमद जो है, अहमद किसी की एक नहीं सुनता, अहमद किसी की एक नहीं सुनता। ठीक है, नहीं सुनता। ध्यान रखना, इस तरह से आप क्या करेंगे, टस से मस ना होना यानी कि बात का असर ना होना, छाती पीटना, आसमान सर पर उठाना, उल्लू सीधा करना। ये ऑलरेडी मुहावरात का वीडियो जो है उसमें मैंने सारे जुमले और उसमें बहुत सारे इससे ज़्यादा मुहावरे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो आप वो वाला वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों आता है हमारे पास तरकीब नहवी का कॉन्सेप्ट। तरकीब नहवी पे हमारी चैनल ने ऑलरेडी आपको 50 मिनट का एक कंप्लीट वीडियो दिया है और उसमें मैंने सारे बेसिक डिटेल्स को डिस्कस किया है। और अगर आप बिल्कुल नए हैं, ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आता
उर्दू बिल्कुल भी नहीं आती, तो हमारी चैनल पे आप एक और वीडियो मिलेगा जो कि सिर्फ 20 मिनट का, लेकिन उस वीडियो में इतना कंटेंट है कि आप उन 20 मिनट में अपने मार्क्स जो है तरकीब नहवी के निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, और बड़ी आसानी से। आप तरकीब नहवी को एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, कि बहुत आसान है। देखिए बच्चे, जिन भी चीज़ों को हम लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं ना, वो हमारे लिए हमेशा मुश्किल हो जाती हैं। ध्यान रखना मेरी बात को, चीज़ों को आसान समझो। आपके हाथों की जो 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई डिफरेंट क्वालिटी, कोई ना कोई यूनिक क्वालिटी रखी है, और उस यूनिक क्वालिटी को आपने अपने अंदर से निकालना है। और जिस दिन आप उस यूनिक क्वालिटी को पहचान गए ना, उसी दिन आप कामयाब हो जाएंगे। इस बात को आप जहन में रखना। तो इस चीज़ को याद रखना कि किसी भी चीज़ को मुश्किल बिल्कुल नहीं समझना। किसी जुमले के अज्जा और अल्फाज को अलग अलग करके आपसी रिश्ते को बयान करना किया जाए तो उसे एग्जैक्टली तरकीब नहवी कहता है। इसमें जुमलिया, इसके बेसिकली 2 जुमले होते हैं। एक होता है आपका जिसे हम कहते हैं जुमला इस्मिया खबरिया, और दूसरा होता है जुमला फ़ैलिया खबरिया। देखिए इसमें ध्यान रखिए, 2 जुमले होते हैं। एक होता है जुमला आपका इस्मिया खबरिया, इस्मिया खबरिया, ठीक है, जुमला इस्मिया खबरिया, और दूसरा होता है आपका जुमला फ़ैलिया खबरिया। देखिए अब यहां से आप एक चीज़ को समझ लेना, ठीक है, एक चीज़ सिंपल समझ लेना, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अगर आपने ग्रामर का कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो 2 चीज़ें आप समझ सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में तरकीब नहवी नहीं आती है सर, तो फिर भी आप चाहते हैं कि 1 या आधा 1.5 मार्क्स आप ले लें, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक समझना क्या है, आपको देखना है कि जिस जुमले में हमें इंफॉर्मेशन दी जाए वो हमेशा से जुमला इस्मिया खबरिया होता है, जिसमें किसी चीज़ के बारे में बताया जाए। और जिस जुमले में किसी काम के बारे में बताया जाए वो आपका फ़ैलिया खबरिया होता है। अगर आप जुमले में इतना भी लिख देंगे ना, तो ये भी आपको कम से कम 1 मार्क्स तो दिला देगा, ठीक है। ये एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता दूं। अगर जुमले में एक नॉर्मल सी चीज़ है, किसी इसम के बारे में कुछ खबर दी जा रही है, अहमद बीमार है, अहमद के बारे में एक खबर दी जा रही है कि अहमद बीमार है, तो ये जुमला आपका जो है इसमें खबरिया हुआ, किसी इसम के बारे में खबर मिल रही है। अगर मैं कह रहा हूं अहमद दौड़ रहा है, तो अहमद दौड़ रहा है, यहां पे काम हो रहा है दौड़ने का, तो आप कहोगे सर ये जुमला फ़ैलिया खबरिया, क्योंकि फ़ैल का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, फ़ैल का मतलब होता है काम। एक सिंपल ट्रिक, ये 1 मार्क्स गेन करने की, ठीक है। किसी को अगर तरकीब नहवी बिल्कुल भी समझ नहीं आती, जुमला इस्मिया में आप देखोगे फ़ैल, यहां पे इसम क्या होता है, जो किसी जगह, चीज़ या शख्स के नाम को जाहिर करे, ठीक है। तो यहां से एग्जैक्टली इन 2 चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। इसमें जुमलिया में ध्यान रखना, एक होता है हमारे पास मुब्तदा, ठीक है, पहला यानी कि जिससे हरूफ शुरू हो, खबर यानी कि जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि अहमद बीमार है, ठीक है, अहमद बीमार है। इस जुमले में जो बीमार है ना, ये अहमद के बारे में खबर दी जा रही है, तो ये खबर है, ठीक है। मुतल्लिकात, ठीक है, अहमद ज़्यादा बीमार है, ठीक है, अहमद ज़्यादा बीमार है, तो अहमद के साथ निस्बत दी जा रही है ज़्यादा को, अहमद ज़्यादा बीमार है, तो ये एक्चुअली क्या है, हमारी अलामत खबर हो जाएगी, यानी कि किस कंडीशन में वो ज़्यादा है। जैसे इस तरह से खबर है, और फ़ैल नाकिस होता है। फ़ैल नाकिस वो फ़ैल होता है जो अगर अकेला लिखा जाए तो अपने पूरी फुल मीनिंग नहीं देता, ध्यान रखना। उसके बाद जो फ़ैलिया जुमले होते हैं, इसमें काम करने वाला मौजूद होता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा अहमद दौड़ रहा है, अहमद मौजूद है, मफूल, ठीक है, दौड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फ़ैल दौड़ना हुआ, अगर किसी चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, अहमद, ठीक है, रेस में दौड़ रहा है, तो किसके ऊपर काम हो रहा है, रेस के ऊपर काम हो रहा है। अहमद की किताब, ठीक है, तो अहमद की किताब के बारे में बात की जा रही है। अब इस चीज़ में ध्यान रखना, देखिए यहां पे कुछ जुमले मैंने लिए हैं, बहुत सिंपल है। अंजलि बीमार है, आप पहले ही एक चीज़ तो समझ गए सर एक चीज़ हम समझ गए सर अभी तक कि अंजलि के बारे में इंफॉर्मेशन है कि अंजलि बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है। तो आप लिखोगे सर कि ये पहले ही, ये जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, ये चीज़ आप पहले ही लिख दें सर, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कम से कम इतना लिख दें, 1 मार्क्स तो डेफिनेटली मिल जाएगा। अंजलि जो है जिससे जुमला स्टार्ट हुआ, मुब्तदा कहलाएगा, ठीक है। उसके बारे में खबर क्या दी जा रही है कि वो बीमार है। और फ़ैल नाकिस, अगर है मैं अकेला लिख दूं तो क्या है, कौन है, कहाँ है, किस लिए है, तो ये अकेला तो कोई मीनिंग देगा नहीं, तो इसलिए इसे हम कहेंगे फ़ैल नाकिस, ठीक है। तो आपकी जुमले की तरकीब नहवी हो गई सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट,
अहमद ने आकिब को मारा, सिंपल से कॉन्सेप्ट से, पेपर्स में से लिए गए क्वेश्चन से। अहमद फाइल है, काम के करने वाले को कहते हैं, ध्यान रखना फाइल होता है काम का करने वाला, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, यहां मैं बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव बता रहा हूं, काम का करने वाला, इसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बताया है। अगर आपके तरकीब नहवी की जड़ों में घुसना है ना तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखें। ने अलामत फाइल, देखिए अहमद ने, ये ने जो है ना किसके साथ इसकी निस्बत है, अहमद के साथ। अहमद ने यानी कि ये किसके साथ निस्बत बना रहा है, अहमद के साथ। यानी कि अगर मैं यहां करूं अहमद आकिब को मारा, बात तो खत्म हो गई, अहमद आकिब को मारा, ये क्या कोई मीनिंगफुल सेंटेंस ही नहीं रहा। अहमद जैसे मैंने ने कहा तो ये इस ने डिफाइन किया कि मारने वाला अहमद है, ठीक है। तो ने अलामत फाइल कहलाएगी, ठीक है, अलामत फाइल। आकिब, आकिब वो हो है मफूल जिसके ऊपर काम सादिर हो, ठीक है। वो जुमला जिसके ऊपर, जिस पे काम सादिर हो या जिसके ऊपर काम सादिर हो, जिसके ऊपर फैल, फैल काम को बोला जाता है, फैल सादिर हो, ठीक है। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट को अलामत, ठीक है, ये किसकी अलामत है, ध्यान रखना अलामत मफूल है, ठीक है। आकिब को, या मैं ऐसा लिख दूं अहमद ने आकिब मारा, ठीक है। तो यह ध्यान रखना, अब यहां पे जब मैंने को लिख दिया तो डिफाइन हो गया कि आकिब को ही मारा गया है, मारना यहां पे फैल है। तो आपने देखा कि एक्चुअली यहां तो काम हुआ है और काम पिटाई वाला हुआ है, मारने का हुआ है। तो ये जो जुमला आपका कहलाएगा ना सर, ये आपका जुमला फैल या खबरिया कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जुमला है हमारे पास, नदीम ने रोटी खाए। अब इसमें दो चीजें आप याद रखोगे, बहुत सिंपल है। जब भी अहमद की किताब, नदीम की रोटी, ठीक है, डॉक्टर का बेटा, इस तरह के अल्फाज जब भी आते हैं तो इसमें आप दो चीजें याद रखिएगा। जैसे यहां पे है नदीम की टोपी, नदीम ने रोटी, ठीक है, नदीम ने रोटी खाई। इसमें आप दो चीजें याद रखेंगे, सिंपल सा है, इंफॉर्मेशन ही दी जा रही है ना, कोई काम यहां पे क्या हो रहा है, खाने का, इस ध्यान रखना, काम क्या हो रहा है, खाई, खाना क्या है, काम। नदीम फाइल, ने अलामत फाइल, नदीम ने खाई। रोटी मफूल है जिसके ऊपर काम हुआ, खाई काम हुआ, तो इस जुमले को फैलिया खबरिया कहेंगे, काम हो रहा है इस जुमले में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जुमला है, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है। पढ़ाना काम है, तो इससे आप समझ गए कि जुमला फैलिया खबरिया है। उसके बाद उस्ताद फाइल है, बच्चे मफूल है, को जो है अलामत मफूल है, पढ़ाता जो है वो फैल है, और है जो है आपका फैले नाकिस कहलाएगा, ठीक है। बहुत सिंपली जुमला आपका इस्मिया खबरिया हुआ, ठीक है। अब यहां पे इस सेंटेंस को समझिए, इस तरह का एक सेंटेंस जो आपके पास पूछा जाता है, जुमला आपका फैलिया खबरिया हुआ, ये वाला जुमला जो आपका ये फैलिया खबरिया हुआ, ठीक है, हो गया यहां पे। अब बात करते हैं इस तरह के जुमलों की, देखिए ध्यान रखिए, हमीद की कमीज, अहमद की टोपी, ठीक है, तो या साजिद की किताब, माजिद की किताब, ठीक है। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, इसमें देखिए हमीद की कमीज, ठीक है, ये कमीज हमारे पास जो है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कमीज जो है हमारे पास मुजाफ कहलाता है, ठीक है। और इस तरह से हमीद जो है, क्योंकि कमीज की निस्बत किसके साथ दी जा रही है, हमीद, तो हमीद आपका मुजाफ इलाह कहलाया जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ अहमद की टोपी, अहमद की टोपी, इसमें आप ध्यान रखेंगे टोपी क्या है हमारे पास, मुजाफ, और इसको निस्बत किसके साथ दी जा रही है, ठीक है, निस्बत दी जा रही है अहमद के साथ, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहां पे अहमद जो है ये आपका मुजाफ इलाह बनता है, ठीक है। हमीद मुजाफ इलाह है, और की जो है ये हुर्फ इजाफत में से, मैंने आपको अभी हरूफ पढ़ाए, हरूफ की इजाफत में से कमीज आपका मुजाफ हो गया, तो ये सारा बनता है, ये आपका मुब्तदा बनता है तीन चीज़ों से, जहाँ पे मुजाफ इलाह और मुजाफ बना के हो या मिल के बनाए तो ये आपका मुब्तदा कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अच्छी, अच्छी में सिफत मोस्ट प्रोमिनेंट नहीं है तो आप खबर लिख सकते हैं, ठीक है फैल नाकिस कहलाएगा। तो जुमला आपका इसमें खबरिया हुआ, इसमें भी आपको खबर ही दी गई थी। दूसरा, रशीद का बेटा डॉक्टर है, रशीद का बेटा डॉक्टर है, रशीद क्या हो गया, रशीद का बेटा, यहाँ रशीद के बेटे की निस्बत रशीद से दी जा रही है, तो राशिद आपका क्या है, मुजाफ इलैह, का जो है हरूफ इजाफत में से लिया गया है, बेटा मुजाफ है, डॉक्टर उसके बारे में खबर दी जा रही है, ठीक है, कि वो डॉक्टर है जो है फैले नाकिस है, तो जुमला आपका इसमें खबरिया कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से बशीर की माँ दाना है, ठीक है, यानी कि बशीर की माँ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, बशीर की माँ, फिर से वही आप ध्यान रखेंगे, बशीर की माँ, जैसे अहमद की टोपी, तो माँ के साथ बशीर की निस्बत है तो माँ मुजाफ कहलाएगी, ठीक है। इस तरह से बशीर क्या कहलाएगा, बशीर आपका मुजाफ इलैह कहलाएगा। तो की हरूफ इजाफत है, दाना उसके बारे में खबर दी जा रही है फैल नाकिस है, और मुब्तदा और ये आपका
जुमला जो है, जुमला बेसिकली आपका इस्मिया खबरिया हुआ, ठीक है, यानी कि किसी इस्म के बारे में खबर प्रोवाइड की जा रही है। तो देखिए बच्चों, ये होता है हमारे पास आपका तरकीब नहवी कंप्लीट एंड, ठीक है। लेकिन अगर आप तरकीब नहवी को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में मेंशन किया है, तो आप नीचे इस जगह पे अगर आप वीडियो देखते हुए पहुंच गए हैं तो प्लीज मेंशन करें नीचे कमेंट में कि सर मैं वीडियो जरूर जाके देखूंगा, ठीक है। तो चलिए, मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप डेफिनेटली वीडियो देखने जा रहे हैं। उसके बाद खतूत निगारी में आपके पास दो सिंपल से खतूत आते हैं, एक खत आता है और एक आपके पास एप्लीकेशन यानी कि दरख्वास्त आती है, ठीक है। तो सिंपल जब खत लिखते हैं आप, तो खत का क्या आपके पास जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट होता है, वो इस तरह का यूज होता है। देखिए, आपने लिखना स्टार्ट किया, आप किस जगह से लिख रहे हैं। अगर आप एग्जैक्टली एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो आप यहां पे लिखेंगे जगह इम्तिहान, इम्तिहानी मरकज, ठीक है, या आप इम्तिहानी मरकज लिखेंगे या आप लिखेंगे इम्तिहान हॉल, ठीक है, या इम्तिहान हॉल, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। दूसरा, तारीख आप एग्जैक्टली जिस दिन आपका पेपर है, आज में 23 को वीडियो शूट हो रहा है और ऑब्वियसली इसका रात के 12 से ज़्यादा बज रहे हैं, तो हम 24 में एंटर हो चुके हैं। तो 24/02/2024 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं उसकी डेट मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप एग्जाम में जिस वक्त में है तो आप उस वक्त की तारीख जो है वो लिख सकते हैं, टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपने लिखा। ऊपर देखिए, यहाँ में मैंने अलकाब डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, यानी कि जिसको आप लिखते हैं, ठीक है, वो प्यारे अब्बू जान, प्यारे भाई जान, प्यारी बहन, प्यारी चाची, प्यारी मामू, प्यारी ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। अगर देखिए अस्सलाम वालेकुम आप नहीं भी लिखना चाहते, ग्रीटिंग्स, ठीक है, तो क्योंकि हम खत में अक्सर बेशतर पूछते हैं उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, तो ये भी ग्रीटिंग्स में ट्रीट किया जा सकता है। अगर आप यहाँ भूल भी जाते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट एक चीज़ याद रखेंगे, अलकाब इंपॉर्टेंट है, अलकाब के आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, फिर जहाँ अस्सलाम वालेकुम सेंटर है वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। एक लाइन आप चलते हुए यहाँ आएंगे, ठीक है, यहाँ तक आप पहुँचे, फिर दूसरी लाइन को आप वहाँ एग्जैक्टली ले जाएंगे जहाँ आपने जगह, उस लाइन के सीधे नीचे। फिर आपने मजमून में जिसको जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं एग्जाम में वो लिखी, और उसके बाद आपने जैसे एक खत किया, उसके बाद आप नीचे यहाँ खत में आपका फरमा बरदार बेटा, या अपने मामू को लिख रहे हैं तो आपका फरमा बरदार भांजा, ठीक है, या आपका ताबेदार बेटा। तो इस तरह के अल्फाज यूज़ किए जा सकते हैं। ट्रेंड यही है कि आप राइट में लिखेंगे, लेकिन ध्यान है कि अगर आप लेफ्ट में लिखते हैं तो उसमें भी कोई हरज नहीं है, यानी कि कोई गुनाह नहीं हो जाएगा, आपको मार्क्स वैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, मॉडर्न ट्रेंड अब यही है, आज राइट तरफ से लिखा जाता है। उसके बाद आती है दरख्वास्त, ठीक है। दरख्वास्त में क्या है, आपको किसी भी एग्जैक्टली ऑफिशियल तरीके से कोई चीज़ लिखने को पूछी जाएगी। जैसे हम किसी प्रिंसिपल को खत लिख रहे हैं, स्कूल के किसी ऑफिसर को, न्यूज़पेपर के एक एडिटर को हम लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे डाकिए वाले को लिखते हैं। इस तरह के कुछ खतूत पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो उसके लिए क्या है, बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग श्रीनगर, मैंने इनको एक खत लिखा है यहाँ पे, ठीक है। या यहाँ पे एग्जैक्टली आप मौजूए खत भी लिख सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं ना। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो मौजूए खत भी लिख सकते हैं, ठीक है, मौजूए खत, यानी कि ये खत किसके बारे में है, ठीक है। जनाब आली के बाद आप एग्जैक्टली मौजूए खत लिख सकते हैं और उसके बाद अपना खत स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, गुजारिश खिदमत यूँ है कि जनाब आली आपने लिखा, जहाँ तक आपकी ये लाइन ऊपर वाली हेडिंग कंप्लीट हुई उसके एग्जैक्ट आप सेंटर में आ जाएंगे, जनाब आली लिखेंगे, और फिर बेखिदमत जनाब से थोड़ा सा आपने आगे चलना है, और जहाँ जनाब आली है इससे थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए। ये यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। गुजारिश खिदमत यूँ है, अपने खत का मजमून खत जिसे हम कहते हैं, मजमून खत आप लिखेंगे, ठीक है। मजमून खत आपने लिखा, उसके बाद आप खत ख़त्म किया, फिर ऐन नवाजिश होगी। इस तरह के अल्फाज जो है इज़्ज़त देने के लिए एग्जैक्टली हम यूज़ करते हैं। एट द एंड आप लिखेंगे अर्ज़ न्याज़मंद अलिफ बे और जिम। बात को समझ गए आप। जब आपने ये कर लिया तो आपका खत ख़त्म हो गया। इस तरह के दो खतूत हमसे पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है हमसे रस्मी, दो में से आपको आर है, चाहे आप एक करें या दूसरा करें। दो में आपसे यही कहूँगा कि आप एक किसी को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं ताकि आप आराम से इस चीज़ को लिख सकें। अब ध्यान रखिएगा, अक्सर और बेशतर जो अक्सर सवालात जो पूछे गए हैं अभी तक के लास्ट ईयर के पेपर्स में, देखिए ये लेटर्स पूछी गई हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आप तक ये PDF के थ्रू पहुंचाने की कोशिश करें इन सारे लेटर्स के आंसर्स, ठीक है, ताकि आपके पास एक लेटर फॉर्मेट बना रहे। लेकिन अगर आपके पास घर में कोई भी ग्रामर है
तो आप किसी भी ग्रामर से इनको बनवा सकते हैं और इजीली उतार सकते हैं, क्योंकि आपको ये किसी भी ऑटोमेटिकली किसी भी ग्रामर में आसान 7th 8th तक के लेवल के ग्रामर में आपको सारी ही खतूत जो है वो मिल जाएंगे। देखिए, अपने स्कूल के सरबराह के नाम फीस माफ करने के लिए दरख्वास्त। पिछले 3 साल के पेपर में, सॉरी जो आपका 2023 था, XY और Z सीरीज में तीनों में पूछे गए थे ये लेटर। ठीक है, अपने स्कूल के सरबराह के नाम डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, आप किसी स्कूल में ट्रांसफर हो रहे हैं, आपके पापा की ट्रांसफर हो गई, अब आप डिस्चार्ज लेना चाहते हैं, या आपने स्कूल चेंज कर लिया, आप किसी और इलाके में जाना चाहते हैं, किसी और जगह पे पढ़ना चाहते हैं, अपनी तालीम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसके लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, लीविंग सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं, वो चाहिए होती है। अपने स्कूल के सरबराह के नाम एक्सकर्शन जाने की दरख्वास्त, स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है कि हमें एक्सकर्शन जाना है। इस तरह से अपने स्कूल के सरबराह के नाम जुर्माना माफ करने के लिए दरख्वास्त। फीस माफ और जुर्माना ऑलमोस्ट एक ही जैसी हैं, अगर एक याद कर लोगे तो 2 में से काम चल जाएगा। पोस्ट मास्टर के नाम लिखना है कि डाकिया की नाक़िस कारकर्दगी के लिए एक दरख्वास्त। आपके एरिया में जो पोस्टमैन आता है वो प्रॉपरली लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता या अच्छी तरह से पैगाम जो होते हैं उनको नहीं पहुंचाता, तो आप एग्जैक्टली उनके खिलाफ क्या लिख सकते हैं? उनके खिलाफ एक कंप्लेंट लिख सकते हैं अपने एग्जैक्टली किसको? डाकिए का जो हेड होता है यानी कि पोस्ट मास्टर। अपने प्रिंसिपल के नाम 7 दिनों की छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखिए। इस तरह से अपने प्रिंसिपल के नाम एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें स्कूल के लिए सामान मंगवाने की गुजारिश की गई हो। देखिए, इसमें 2 तरीके के सामान हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ सामान ही रखा। खेलों का सामान, ठीक है, खेलों का सामान भी हो सकता है, ठीक है, या साइंस के लैब का सामान पूछा जा सकता है, लेबोरेटरी के सामान के बारे में पूछा जा सकता है, या लाइब्रेरी के लिए कुछ किताबें आपको मंगवानी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। इस तरह के अभी तक दरख्वास्त जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब देखिए, मैं खतूत बता देता हूं आपको कि खतूत क्या क्या पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम्स में, ताकि इन खतूत को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और अपने एग्जाम में जाके दे सकें। खतूत में पूछे जाने वाले अक्सर सवालात क्या होते हैं? चिच्चा की खिदमत में खत लिखिए जिसमें उसे गरमाई तातीदार उनके साथ गुजारने का जिक्र हो, 2023 में पूछा गया था। अपने किसी गैर रियासती दोस्त के नाम खत लिखिए जिसमें उसे मौसम गर्मा में कश्मीर आने की दावत दी गई हो, 2023 में यह भी पूछा गया था। अपने दोस्त को इम्तिहान में कामयाबी होने पर मुबारकबाद दीजिए, 2019 या 20 के पेपर में ये वाला भी है। अपने दोस्त को उसके वालिद की वफात पर एक ताज़ियाती खत लिखिए, अपने दोस्त को खत लिखना है। तरीका मैंने आपको बता दिया, लेटर का तरीका क्या है, जगह, नात और मेरे प्यारे दोस्त, फिर अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद आप एग्जैक्टली चीज़ें लिख सकते हैं। जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया उसको प्लीज़ फॉलो करते रहिए। आपका छोटा भाई पढ़ाई से मुंह मोड़ रहा है, उसको एक खत के जरिए तालीम की अहमियत समझाकर तालीम की तरफ रागिब कीजिए। दूसरी बात, अपने दोस्त को जन्मदिन के मौके पर तोहफा देने के लिए खत का शुक्रिया, यानी कि शुक्रिया के लिए खत आपको उसको बेसिकली लिखना है खत, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास हो जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि इनके आंसर्स जो है वो आप तक हम पहुंचाएं, ठीक है। अब देखिए, दूसरी ध्यान रखिएगा, इल्म बड़ी दौलत है। मज़ामीन जो आपके पास आते हैं आपको इशारे दिए होते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत, या उन हिंट्स का इस्तेमाल करके आपको मज़ामीन लिखने होते हैं, या अगर आपके पास डायरेक्टली पैराग्राफ पूछा जाता है तो आप उसके हिसाब से भी। इल्म बड़ी दौलत है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, जंगलात के फ़ायदे, इल्म के फ़ायदे, मेरी ज़िंदगी का मकसद, मेरा पसंदीदा उस्ताद, माहौलियाती आलूदगी। और इसमें से आप ध्यान रखना, ठीक है, माहौलियाती आलूदगी में से कुछ भी आ सकता है, एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी, माहौल की आलूदगी, पानी की आलूदगी, ठीक है, इस तरह से। या अगर हम अब डायरेक्टली देखिए, झीले डल का या झीले डल के बारे में पूछा जाएगा, या कश्मीर वैली के बारे में पूछा जाता है कभी कभार, ठीक है। तो इस तरह से आप एक इसमें से और याद रखिएगा, साइनस, ठीक है, जो इसमें मिसिंग है, ध्यान रखना, साइनस के करिश्मे, साइनस के करिश्मे, ठीक है, साइनस के करिश्मे। और इस तरह से अखबार बीनी के फ़वाइद, ठीक है, अखबार बीनी यानी कि अखबार पढ़ने के फ़वाइद। तो देखो बच्चों, ये सारे कोशिश करेंगे कि हम इसका एक प्रॉपर PDF आपको बना के मुझे दे सकें। हम पॉसिबल कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की, और आपके हर एक सवाल का आंसर आपको नीचे हम कमेंट बॉक्स में दे रखें। कोई और चीज़ आपको 10th की उर्दू में अभी तक जो पेंडिंग है या आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आई है, और जो मोस्ट डिमांडिंग चीज़ जिसके लिए होगी, जिसके लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स हमें किए जाएंगे, तो उस पर भी हम एग्जैक्टली वीडियो आप तक पहुँचाएंगे। तो यहाँ बच्चों, आज का ये सबक जो है हमारा, यानी कि आज का जो ये लेसन है वो एग्जैक्टली एंड होता है। आई होप कि आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा होगा इस चीज़ को, और अपने सारे जो दिमाग में डर, खौफ,
जो उर्दू के लिए बैठ रखा था वो आई होप कि अब खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको जो आज के इस लेक्चर में मैंने बताया है ना, ये एग्जैक्टली अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये आपके कितने मार्क्स हैं ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। एक बार बता देता हूं, देखिए पहले ये 5 नंबरात और 4 9 नंबरात हो गए, यहाँ पे 2 11 11 और 4 आपके पास कितने नंबर हो गए, 11 और 4 15 नंबर हो गए, और 15 और ये 8 और 6 14। यानी कि आज का ये लेक्चर आपको हेल्प कर सकता है आपकी उर्दू के 29 मार्क्स लेने के लिए। ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड आई होप कि इस वीडियो में मैंने वो सारी चीजें आप तक पहुंचाई जो आपको इस 29 मार्क्स को लेने के लिए हेल्प कर सकें। Up till we are meeting in the next section, till then each and everyone take care and God bless you all guys. Thank you.